अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी हैं उमेश अग्रवाल साहब हैं दिल्ली से, और साथ साथ हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने रोहित शर्मा। आज हम इन दोनों से बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। और सबसे पहले मैं उमेश सर आपसे स्टार्ट लेती हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है। तो उमेश सर क्या कहेंगे आप, बांग्लादेश की जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है? पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो अगर बेहतर हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आपस में रिश्ता बढ़ा सकते हैं, पर आपको देखना चाहिए कि जिस हिसाब से स्टेटमेंट जो आ रहे हैं बांग्लादेश से, वहाँ पे जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में, वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से JF-17 प्लेन लेना चाहिए, हम चिकन नेक पे हमला कर देंगे, हमें वहाँ से न्यूक्लियर वेपन्स लेने चाहिए। और एक तरह से आपने देखा होगा कि इस बार कराची और चिटागोंग पोर्ट के बीच में एक फर्स्ट टाइम ट्रांसिट हुआ है आफ्टर 1971। वीजा रूल्स रिलैक्स कर दिया गया है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, शेख मुजीबुर रहमान जो फादर है बांग्लादेश के, उनके नोट पे, उनकी करेंसी पे जो उनकी इमेजेस है, वो हटा दिया जा रहा है। ये हिसाब से जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। जिस हिसाब से इकोनॉमिक टाइज इंटरग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, एक तरह से मेरे हिसाब से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साथ में मिलते जा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, ही इज नोन टू बी अ CIA स्टूज इन इंडिया। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी एक हाफ फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। तो इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपको ये मालूम भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, इंडिया कंसर्न रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि अगस्त 15 को अफगानिस्तान में जब तालिबान जब तालिबान वापस सरकार में आई थी, तब आपको याद होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने बहुत जोश जश्न मनाया था। पर आज देख लीजिए क्या हो रहा है। आपका जो बॉर्डर है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तहरीक और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं डुरान लाइन के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट में वो अगर बांग्लादेश को अगर सपोर्ट करके वापस एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मेरा ये मानना है कि जब आप दूसरों के लिए कफन खोदते हैं, आप उसी में खुद गिरेंगे। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है? हाँ रोहित, मैं हाँ, आपसे पूछूंगी कि वाकई में आपको, जैसे कि उमेश सर कह रहे हैं, आपको वाकई में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है आपको बांग्लादेश से भारत में? सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को कब नहीं थी? हम तो चारों ओर से घेरे हैं ना भाइयों से। एक तरफ ऊपर से चाइना है, वो कभी भी आ जाता है। एक तरफ आपकी तरफ से तो लोग नहीं आते, मतलब आर्मी वार्मी नहीं आती, वो सुरंग बना के लोग आते हैं। और एक तो मैडम है, वो 4 बच्चों को लेकर के वाया दुबई आ गई, वो काठमांडू से। तो आपके यहाँ से लोग आते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बांग्लादेश, जिसकी 1971 में जो दोनों एक दूसरे को गला पकड़ के मार रहे थे, कॉलर पकड़ के मार रहे थे, बांग्लादेश पाकिस्तान, वो आज दोस्ती कर रहे, क्यों कर रहे हैं? एंटी इंडिया ऑब्जेक्टिव पे। लेकिन ये एंटी इंडिया ऑब्जेक्टिव कितने दिन चलेगा भाई? आफ्टर ऑल आप लोग क्या पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की दोस्ती ईरान से ही हो, ईरान से नहीं है तो आगे वो गल्फ वल्फ जो है उनसे तो कैसी दोस्ती, सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब तक डॉलर मिल रहा है तब तक दोस्त करना नहीं है। कोई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से दोस्ती रखना नहीं चाहता है। अगर रख रहा हो कोई तो मुझे बता देना, मैं अपने आप को अपडेट कर लूंगा। इराक की क्या दोस्ती है? वही जो नॉर्मल दोस्ती होती है ना, वही IOC में जाकर के, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में जाकर के अपना आराम से एक बार स्पीच दे के आओ, हाथ मिलाओ और वापस आगे बैठ जाओ। तो बांग्लादेश अभी नया नया वो है, मतलब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। बांग्लादेश का हम लोग जो रोक सकते हैं, उसका, उसके जितने भी इम्पोर्ट्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, एक बार रोके ना तो बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। बांग्लादेश वैसे भी जिस तरीके की सिचुएशन है, बांग्लादेश इस समय जो कर रहा है, वो बेसिकली वो कर रहा है कि इस्लामिक सेंटिमेंट्स को एनकैश करके एक अनइलेक्टेड डिक्टेटर वहां बैठा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी
टेन्योर को बढ़ा लिया, जो जनरल जियाउल हक ने किया था। वो इस्लाम और वो इस्लामिसाइज करते चले गए और 10 साल बैठ गए आराम से। 10 साल के बाद तो बुला लिया ना अल्लाह ने अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। अब ये जो है ये भी एक अगर ये इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहे, अरे भाई शेख हसीना को गए बहुत टाइम हो गया, डिक्लेयर तो कर दो, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, ही इज एंजॉयिंग। अच्छा, बिना इलेक्शन लड़े एक बांग्लादेश जैसे कंट्री का आप प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट के अंदर एडवाइजर होता है कि एडवाइजर हो, किसको एडवाइस करते हो तुम, ये भी कोई पूछ ले तो एडवाइजर है साहब। कोई गवर्नमेंट होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तब तो एडवाइस होगा ना, तो ये तो एडवाइजर है और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स लेके बैठे हैं। ये डिक्टेटर जो साहब बैठे हैं ये बस इस्लामिसाइज करके अपने टेन्योर को बढ़ा रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक चीज जो उन्हें भी पता है कि शेख हसीना को बैकिंग इंडिया की नहीं थी, चाइना की भी थी, और शेख हसीना अब तक वो कुर्सी से हटी नहीं है, उनको रीइंपोज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जिसमें मोस्ट लाइकली चाइना और इंडिया दोनों लगे हैं। आप देखिए कैसे होता है। लेकिन उमेश सर, आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि इस वक्त की जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत करना या उसके साथ चलना, क्योंकि शेख हसीना को तो जाहिर है कि आप ही लोगों ने रखा था कुछ दिन, अब नहीं मालूम कि वो कहाँ है, उधर ही है या कहीं और चली गई हैं, बट स्टिल कहा यही जा रहा है कि क्योंकि अब जो नई केयरटेकर गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो ये चीज भारत को पसंद नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले उमेश जी एक बात याद रखना, इंडिया में जो भी बांग्लादेशी आता है वापस नहीं जाता है, वो यहीं रह जाता है, तो शेख हसीना भी यही है, चिंता मत कीजिए आप। देखिए सबसे पहले तो शेख हसीना इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। जब 2009 में उनकी सरकार आई थी, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $698 थी और अभी उनकी पर कैपिटा इनकम 2400 USD है। तो एक टाइम पे तो इंडिया से भी बेहतर हो चुकी थी उनकी पर कैपिटा इनकम। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उसको ईस्ट पाकिस्तान बनना है या जर्नलिस्तान बनना है, क्या बनना है उनको सोचना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि वो बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से रेडिकल बढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इज डीपली इन्वॉल्व विद द यूनिस रेजिम। जिस हिसाब से पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री उनको दे दिया गया है बांग्लादेश में, तो सब चीजें ऑब्वियस हो रही है। सेकेंड, बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशंस बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट इनकी आवाज शायद इनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था पहले भी, कोई टेंशन नहीं, सिक्योरिटी चैलेंज तो है, नो डाउट अबाउट इट। सिक्योरिटी चैलेंज डेफिनेटली है इंडिया को, एंड पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चूरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे। पाकिस्तान को समझना, उनको पाकिस्तान से समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को से भी पैसा ले लेता है, चीन से भी पैसे ले लेता है, सऊदी अरेबिया से भी ले लेता है, गल्फ कंट्री से भी ले लेता है और लौटाता नहीं है। तो फिर भी ये सब जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो जो है मीठी चूरी है और ये जो है डायरेक्ट आपके सीने में खंजर घोंप रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियंस के अंदर ये लग रहा है कि बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, स्वामी चिन्मय दास को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उनके जो वकील हैं
उनको भी मार दिया गया है, उनको लीगल रिकोर्स नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से, इस हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का ये क्लियर नेक्सस नजर आ रहा है। इतना रेडिकलाइजेशन पहले नहीं था और बांग्लादेश बन रहा है द हब ऑफ ग्लोबल रेडिकलाइज इस्लामिक टेररिज्म। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है मौलाना मसूद अजहर जो 2-3 दिन पहले उनका भी एक वीडियो सरफेस हुआ है, तो ये सब चीज जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ग्लोबली जिहाद बढ़ता जाए, जो अमेरिका में भी हुआ था थोड़े दिन पहले, आपने देखा था। जी बिल्कुल, लेकिन रोहित, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं तो उससे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पता नहीं आप लोग क्यों परेशान है, वरना पाकिस्तान से बांग्लादेश क्या ले लेगा? हम तो खुद इधर उधर से लोन मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो पहले भी जो है इलीगल इमिग्रेंट्स जा रहे थे बांग्लादेश से, जिनको निकाले जाने के लिए आप लोग तरह तरह के लॉज लेकर आ रहे थे, जिसपे काम नहीं हो सका। और जहां तक आपने सीमा हैदर की बात की है, तो वो तो आप लोगों की अपनी कमजोरी है कि आप अभी तक निकाल ही नहीं पाए हैं। तो बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं और इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनके ऊपर आप कैसे काम करेंगे जब आपसे एक अकेली सीमा हैदर नहीं संभाली गई? नहीं, देखो, एक तो सीमा वो तो राष्ट्रीय भावी है, तो उसको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो नेशनल भावी बन चुकी है। तो हर आदमी वहीं पे एक बार इंटरव्यू करके आ रहा है, तो वो कहानी तो सीमा हैदर की अलग है। उसका केस, सीमा हैदर का केस कोर्ट में चल रहा है और वो कोर्ट डिसाइड कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बांग्लादेशी इज अ बिग इशू, नो डाउट अबाउट इट। तकरीबन 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं इस समय इंडिया में, 5 करोड़। और उन 5 करोड़ बांग्लादेशियों का आप सोचो कि पाकिस्तान की 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बांग्लादेशियों की। एंड मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट उनमें से बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व है, तो हम उनको भी टैकल कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज ज्यादा डेंजरस हो जाएगी क्योंकि बांग्लादेश इज अ होस्टाइल कंट्री। तो बांग्लादेश एक होस्टाइल कंट्री है, तो ये जो बांग्लादेशी हैं उनके लिए यहाँ पे हॉस्टिलिटीज बढ़ेंगी, तो फिर उनको भी टैकल किया जाएगा। ये चीज बांग्लादेश के फेवर में थी, क्योंकि हम 5 करोड़ बांग्लादेश को वापस दे देंगे तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन 23 करोड़ पहुंच जाएगी, 16 है अब 21 करोड़ पहुंच जाएगी। तो ये भी समझने की बात है। देन बॉर्डर लाइन एरियाज जो है वेस्ट बंगाल खासतौर से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी है 1970s से जो कि इन लोगों को पाल के रखना चाहती है, जिसका वोट बैंक है। खुदा ना खास्ता बीजेपी आ गई या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो कि इनको किक आउट करना चाहती है, इट्स गोइंग टू बी डैम ट्रबल। तो ये भी चीजें हैं। अब जहां तक पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस है, जब दोनों एक कंट्री थे तब कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब कोशिश कर लीजिए। और दूसरी चीज के परफोरेटेड बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ था पहले, अब भी है कुछ जगह पे, हालांकि फेंसिंग ज्यादातर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब भी है। और वहां से टेररिज्म हम लोगों ने देखा है, वी हैव सीन कि यहाँ से टेररिस्ट बांग्लादेश से आते थे और फिर वापस चले जाते थे। बड़ी मुश्किल से तो उसे कंटेन किया गया था, लेकिन इससे ज्यादा खामियाजा इसका बांग्लादेश भुगतेगा, क्योंकि बांग्लादेश वही कंट्री है जहाँ एक बार लाइन से 70 ब्लास्ट हुआ करते थे, हमने भी देखे वो टाइम, और कोई शहर बचता नहीं था। तो वहां पे भी देखो लो फेस, पाकिस्तान में जो आज फेस हो रहा है वो बांग्लादेश में फेस होगा। मगर उमेश सर, आप लोगों की तरफ से भी तो उनको परेशान किया जा रहा है ना। कभी आप लोगों के ऐसे हुआ, अडानी साहब बिल भेज देते हैं अपना इतना लंबा चौड़ा और इलेक्ट्रिसिटी का, तो कभी कुछ होता है। तो आप लोगों की तरफ से भी सिर्फ एक गवर्नमेंट चेंज हो जाने से पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स कर गया है। और जो टर्म्स बहुत अच्छे चल रहे थे बांग्लादेश के साथ भारत के, वो सिर्फ शेख हसीना की वजह से थे। उनके जाते ही या उनके हटाते ही जो है वो एकदम ही सब कुछ आप क्या कहेंगे, एकदम से क्यों चेंज हो गया? बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, इसलिए कि इस तरह से जो लीडर्स होते हैं वो तो हटाए जाते हैं, आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। उसकी वजह से कंट्रीज के बीच में रिलेशंस तो खराब नहीं होने चाहिए। देखिए, अदानी बिजली सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसके कारण बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री टिकी हुई थी। और जैसे ही अब रेजिम चेंज हुआ, बांग्लादेश हमको शायद अदानी को अराउंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस देना बाकी है। तो मेरे ख्याल से 1,500 करोड़ बाकी है। उन्होंने बिजली बंद नहीं की है, बिजली का जो कंजम्पशन है जो है वो कम कर दिया, 1500 मेगावाट से शायद अभी 500 मेगावाट कर दिया। बिजली के बिल तो देने ही पड़ेंगे। और भारत ने उनको बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज को संवारा था। बांग्लादेश ने क्या किया, अपनी ग्रोथ के ऊपर विराम लगा दिया। जैसे ही उन्होंने रिवर्स किया है सारे एग्रीमेंट्स जो शेख हसीना ने किए हैं, सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स खत्म हो जाएंगे। आज देख लीजिए, त्रिपुरा में बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेशी नेशनल्स को होस्ट नहीं करेंगे।
आसाम में बोला जा रहा है कि हम बांग्लादेशी नेशनल्स को होस्ट नहीं करेंगे। कलकत्ता में बोला जा रहा है कि बांग्लादेशी पेशेंट जो आएंगे हम उनको होस्ट नहीं करेंगे। तो एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स किसको फायदा है, भारत को या बांग्लादेश को? बांग्लादेश को समझना चाहिए। सेकेंड, भारत के साथ अगर बांग्लादेश सही रहता तो भारत के साथ वो ग्रो करता। भारत इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अब आप देख लीजिए बांग्लादेश में हालत क्या हो रही है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है, उनकी बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई है। आप ये भी देख लीजिए ना, पाकिस्तान ने भी तो वही किया था। पाकिस्तान ने भी, आज पाकिस्तान ग्रो कर रहा था इंडिया के साथ जब उसके रिलेशंस अच्छे थे, जब इतने खराब नहीं थे जैसे आज है। जैसे ही आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हटाया, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में। आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जितने भी ये जैसे नेपाल हो, मालदीव्स हो, भूटान हो, जब तक वो भारत के साथ नहीं मिलेंगे वो ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर वो चाइनीज कैंप में गए तो उनकी इकोनॉमी का बंटा बढ़ जाएगा। आपने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ, महेंद्र राजपक्षे को भागना पड़ा। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इमरान खान जो अच्छा टाइम जो फॉलो करने वाले थे कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, वो रशिया के साथ अपने तेल के संबंध बढ़ा रहे थे, तो उनको भी हटा दिया गया। बांग्लादेश में भी वही हुआ है। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश अभी जाके जिस सिचुएशन में है, जो श्रीलंका में थी, वो बांग्लादेश में अभी होने वाली है। सूनर और लेटर रेजिम चेंज होएगा मेरे हिसाब से वापस। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल। आ रहे, डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 20 को 2025 को, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल डेज है। तो यूनिस जितना चाहे प्रोवोक कर सकते हैं, भारत इसको समझदारी से यूज करेगा, ये जो भी है। लेकिन रोहित, बांग्लादेश जो है वो ड्रोन्स भी खरीद रहा है टर्की से, उसके साथ साथ पाकिस्तान से भी कह रहे हैं एटम बम बनाने की कोई फॉर्मूला बता दो। और लग ये रहा है कि भारत के साथ टेंशन बढ़ रही है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो तैयार है, हो सकता है कि बांग्लादेश की तरफ से कोई अटैक हो जाए। क्या कहेंगे? ओ भाई साहब, ये आपने बहुत सही बोला। बांग्लादेश इंडिया पे अटैक कर देगा तो मैं तो भाग जाऊंगा, मैं अमेरिका रहना शुरू कर दूंगा। एक बात समझो आप, मालदीव से हमने यही लैंग्वेज सुनी थी, श्रीलंका से हमने यही लैंग्वेज सुनी थी, तो वो क्या कर रहे हैं? मालदीव जो इंडिया वो कैंपेन पे चला था और फिर उसके बाद उसने सीधे सीधे बोल दिया था इंडिया फर्स्ट। हर मालदीव प्रेसिडेंट की पहली विजिट इंडिया हुआ करती थी, इसकी नहीं थी, मोइजो की। अब क्या हुआ? 1 साल पूरा नहीं हुआ था, आगे नहीं पे। अरे उसी इंडिया से पैसा मांगना शुरू कर दिया कि यार पैसा चलाने दे यार, इकोनॉमी यार चलानी यार, ये भाई सब कुछ दे दो यार, मोदी भाई है ना, भाई हो यार, बड़े भाई हो यार, ऐसे नाराज हो गए यार तुम तो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये वाली कहानी नहीं यार, there's something really serious. And then Sri Lanka, what happened? प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे थे आराम से। तो ये देखने वाली बात है कि आप एंटी इंडिया जाओगे, क्योंकि इंडिया आपको डेवलप करता है, इंडिया ही आपके लिए क्या अफ्रीका में हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे? वी आर डूइंग डेवलपमेंट देयर। हम ट्रेन से वहां पे रेलवे लाइन बना रहे हैं, हम वहां पे हॉस्पिटल बना रहे हैं। किसने इसको मालदीव्स को सपोर्ट दी थी? कौन मैपिंग कर रहा था मालदीव्स की? कौन मॉरिशस को कौन दे रहा था सपोर्ट? श्रीलंका को कौन दे रहा था? बिल्कुल। तो ये सारी अंडरग्राउंड, आपको पता है इंडिया से श्रीलंका तक अंडरग्राउंड केबल्स बिछ रही हैं उसकी। या उमेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे आप घूम कहाँ रहे हैं उमेश सर? आपके बैकग्राउंड चेंज होती जा रही थी। क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन इसके लिए। तो मैं इसमें एक और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि अभी ओली साहब भी गए थे चाइना, वो भी वो कन्वर्ट करना चाहते थे अपना जो लोन दिया था पोखरा एयरपोर्ट के लिए एज एन एड, चाइना ने मना कर दिया। तो आपको समझना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके कारण पाकिस्तान $62 बिलियन ऑफ जो लोन लेके रखा है, पाकिस्तान को भी मना कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन दी है चाइना को, तो चाइना ने तो सिर्फ उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, चाइना को तो उल्टा रॉयल्टी देना चाहिए पाकिस्तान को। वो उसको डेट कैसे बोल रहे हैं? तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान को अगर बाहर आना है उसके इकोनॉमिक मेस से, उसको चाइना को बोल देना है कि आप अपने डेब्ट्स भूल जाइए। जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपको फायदा नहीं होगा। और मेरे हिसाब से ये आगे जाके होने वाला है। देखिए अभी नेपाल के अंदर भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी बोल रहे हैं कि हमको चाइनीज डेब्ट नहीं चाहिए। सूनर और लेटर पाकिस्तान में भी ये वॉइसेस आने वाली है। जो चाइना का पैसा है जो सारी कंट्रीज में लगा है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो डूबने वाला है। मैं तो आपको शो से आपको पाकिस्तान अवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि उनको चाइना को उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। पैसे लगा दिए, उनको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों दे रहे हो?
आपको लगता है हम पैसे देंगे चाइना को? ये तो मुझे नहीं नहीं, लगता। क्यों रोहित? हमें यकीन है, हमें यकीन है। आपने किसका दिया है आज तक? और ये बोल रहे थे उमेश जी कि ये पाकिस्तान है, सबका पैसा लेता है और किसी को वापस नहीं करता है। ये अरे उमेश जी, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी से टैलेंट मानता है कि हमारा टैलेंट है, हमने सबसे लिया और किसी को नहीं दिया। और जब कोई पैसा मांगेगा उनके 2-4 इंजीनियर उड़ा देंगे हम ठक करके, और वो फिर आराम से बैठ जाएंगे। तो वो हमसे पैसा चाइना का बाप नहीं ले सकता। मैं तो चैलेंज फेंक रही हूँ। कानपुर में एक बड़ी फेमस दुकान है ठग्गू के लड्डू, और उसके डिब्बे पे लिखा होता है वो उसका नाम ही बड़ी फेमस है। मतलब कानपुर जो जाता है उससे मिठाई जरूर खरीदता है, लड्डू जरूर खरीदता है। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक की शादी में उसने बहुत सारे डिब्बे भिजवाए थे, और उसके डिब्बे पे लिखा होता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना। ये उसके डिब्बे पे लिखा होता है। तो ये वही है, पाकिस्तान इज द सेम थिंग। जो लिखा उधर कानपुर में है उसको इम्प्लीमेंट पाकिस्तान करता है। देखिए आरजू जी, एक और एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान लोगों में एक तहजीब है, एक कल्चर है, वो नजर आता है। बांग्लादेश के अंदर वो नहीं है। बट आप ये जो कल्चर के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाते हो, ये चीजें हमें से भी सीखनी चाहिए कि कैसे आप लोग इतनी, ये टैलेंट हमारे में नहीं है। हमको भी सीखना चाहिए कि कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। चीन को भी बेवकूफ बना दिया, अमेरिका को भी बेवकूफ बना दिया, सऊदी को भी बेवकूफ बना दिया। सर ये सीखा नहीं जा सकता सर, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आप सीख नहीं सकते। ये हम ऐसा क्या? सीख के पैदा हुए थे जो यहाँ पे पाकिस्तान हमने बनाया है, तो हम लोगों के ये हमारे डीएनए में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी सीख सकता है। कॉपी कर सकते हैं आप लोग अगर कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ज्यादा, मुझे नहीं लगता, है ना रोहित? नहीं, एट द मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हैं। यू नॉट गोइंग टू रीच देयर, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब कंपैरिजन कुछ ऐसा है कि एक आदमी मैराथन दौड़ रहा है और अभी आप पहली दिन स्टेडियम में पहुंचे हैं, तो फिर तो टाइम तो लगेगा। हाँ, फिर तो टाइम तो लगेगा। बिल्कुल इनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप लोग अभी भी हमारे काबू नहीं आए, ये और बात है। हमने कई कंट्रीज को अपने काबू कर लिया है, लेकिन भारत अभी भी काबू नहीं आया है। मोदी जी को कई बार कहा है, लेकिन उनको असर ही नहीं हो रहा, और न जाने क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ये कि हम उसके ऊपर, गुजराती के लिए फेमस होता है, गुजराती से 10 रुपए निकाल के दिखा दो, मोदी जी देंगे। आरजू जी, जो पाकिस्तान में इंडियन नोट्स प्रिंट होते थे वो डिमोनेटाइजेशन से हमने हटा दिए। उसके बाद देखिए पाकिस्तान इकोनॉमी की हालत कितनी खराब हो गई। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जब तक आप चाइनीज कैंप में रहोगे आप डेवलप नहीं कर सकते। आपको इंडिया की सॉवरेनिटी इंडिया के अंदर आना ही पड़ेगा अगर पाकिस्तान को रहना है। तो मेरा यही मानना है, आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, जितने दिन बेवकूफ बना सकते हैं विश्व को बना लीजिए। आखिर में तो आपको भारत के पास आना ही है, मेरा ये मानना है। देखते हैं सर कि कब क्या होता है और कब आते हैं और कब नहीं आते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम फिर जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।